और आइए बात करते हैं गोदाम की। जी हां, नाम सुनते ही भंडारण की जगह याद आती है, लेकिन राजधानी रांची में ऐसे कई गोदाम हैं जो भ्रष्टाचार के गोदाम हैं। आरआरडीए की तरफ से ऐसे ही 300 गोदाम और शोरूम को नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लें। 300 गोदाम और शोरूम को नोटिस, आरआरडीए की तरफ से नोटिस। जल्द जुर्माना भरें या फिर सील होने के लिए तैयार रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नाना पाटेकर काहे हंस रहे हैं, तो उनकी हंसी का कारण बता देते हैं, आप भी हंसिएगा। रांची के रिंग रोड पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि सिर्फ रिंग रोड में 200 से 300 गोदाम सालों से यहाँ पर चल रहे हैं। इन गोदामों का ना नक्शा पास है, न कॉमर्शियल लैंड यूज ट्रांसफर हुआ है, न अब तक कोई टैक्स चुकाया गया है। तो फिर ये चल कैसे रहे थे? अब तक इनसे कभी कोई सवाल क्यों नहीं हुआ? में जब भीड़ बढ़ेगी तो लोग गांव में जाएंगे। गांव में अगर कोई नियम कानून नहीं चल रहा है तो लोग बनाएंगे भी। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार को हमेशा नियमितीकरण का एक प्रपोजल लाना चाहिए, जिससे कि आम लोग चाहे शहर में बसे या गांव में बसे, अगर वो बना लिए हैं तो उनके नक्शे को पास करना चाहिए। आज के दिन जो स्थिति है, बिल्डिंग बायलॉज बोलता है कि अगर हम कोई नक्शा को नियमित कराने जाएंगे तो 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्च होगा, 800 रुपया लागत, 1000 रुपया फाइन। मतलब नहीं है। व्यवहारिक रूप से सरकार को काम करनी चाहिए। नोटिस मिला तो हड़कंप मचा, अब व्यवसायी परेशान हैं, लेकिन हाय तौबा से पहले इन व्यवसायियों को यह बताना चाहिए कि अब तक किस किस को मैनेज कर ये गोदाम चल रहे थे। देखिए, खेल करोड़ों का है तो नाना पाटेकर तो हंसेंगे ही। फिर पता किए तो पता चल रहा है कि अभी कोई अध्यादेश आया नहीं है, आने वाला है। जब तक नहीं आया तब तक कोई नोटिस देना ही नहीं चाहिए था लोग को। हम लोग को टेंशन दिया जा रहा है। अभी 1 साल पहले हम लोग बिल्डर से लिए हैं, अब तो हम लोग तंग आ गए हैं इससे। हम लोगों के पास मेंबर्स की बातें आए, उसमें 2-3 बातें हैं कि भाई पुराने समय में जब उन लोगों ने बनाया था तो उस समय आरआरडीए का क्षेत्र भी उनका नहीं पड़ता था, और वहाँ पे वो लोग पंचायत लेवल पे एक सर्टिफिकेट बनवा करके और पंचायत की मोहर लगवा करके और उन चीज़ों को बना लेते थे जो उनके पास में है भी। और बनने के बाद में चूंकि देखिए एरिया जो परव्यू होता है वो चेंज होते रहता है। अब हो सकता है कि वो कुछ एरिया आरआरडीए के क्षेत्र में आ गया है, तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर वैसे अब वो आरआरडीए के क्षेत्र में हो और अगर कोई बाध्यता है तो उसको रेगुलराइज करने की तरफ हम लोग को सोचना चाहिए कि भाई ये प्लान जो आरआरडीए से अप्रूवल होना है तो उसको कर दिया जाए। इतना तय है कि ये गोदाम ले देकर ही चलते होंगे। किसका किसका शेयर फिक्स था? आंख बंद रखने का चार्ज कितना था? झारखंड में ये जो भ्रष्टाचार का खेल है वो हर विभाग में चलता है, और जानबूझकर शुरुआत में कानून से खुलेआम मजाक करने की छूट अफसर ही देते हैं। और ये जब कुकरमुत्ते की तरह रिंग रोड के दोनों तरफ वेयर हाउस उग आए हैं, न सिर्फ ये कि ये एक तरह से अवैध कमाई कर रहे हैं। अगर आपने कानून का उल्लंघन करके कोई निर्माण किया है और उससे कोई पैसा आपको कमा रहे हैं और सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो अपने आप में ये भी एक गैर कानूनी कमाई है। और इसी गैर कानूनी कमाई से फिर बाद में बहुत सारे लोगों को हिस्सा भी मिलता है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह राजधानी रांची में तमाम मकानों को रेगुलराइज करने की कवायद चल रही है, उसी तरह रांची रिंग रोड के किनारे जितने भी वेयर हाउस हैं उसको तुरंत रेगुलराइज किया जाए, ताकि इससे सरकार को जेन्युइन रेवेन्यू प्राप्त हो। कैमरामैन राजा के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो अंदाजा लगाइए कि रिंग रोड में अगर 200 से 300 गोदाम अगर इस तरीके से चलाए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं, ना ही तो उसका टैक्स दिया जा रहा है और ना ही उसका नक्शा पास किया गया है, तो पूरे राज्य में ऐसे कितने वेयर हाउस होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
और इन्हीं मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सुशांत मुखर्जी मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे मौजूद है डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले तो संजीव जी आपके पास आएंगे, जिस तरीके से ये वेयर हाउस चलाए जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, ना कानून का भय है इन जो संचालित कर रहे हैं इसे, ना टैक्स दिया जा रहा है, और अब आरआरडीए ने एक पहल जरूर की है, नोटिस जारी किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरआरडीए कोई आज से नहीं चल रहा। नगर निगम 1987 से 2008 तक डिफंक्ट था, लेकिन आरआरडीए उस समय भी संचालित था। नियम शुरू से बने हुए हैं, आरआरडीए के क्षेत्र शुरू से बंधे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि किसी का विस्तार हुआ है। लेकिन हमारे राज्य की स्थिति ये है कि रांची क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसको बोलते हैं, लेकिन विकास होना कैसे है इसकी रूपरेखा आज तक डिजाइन ही नहीं की गई है। आज जब राजधानी रांची बनी, राजधानी बनने के बाद आबादी बढ़ी, व्यापार बढ़ा तो लोग व्यापार के लिए शहर की ओर कूच किए। जिनको मुख्य शहर में जगह मिला वो जगह वहां कुछ बनाए, जिनको जगह नहीं मिला वो शहर से थोड़ा हट के बनाए। रांची नगर निगम ने नए मास्टर प्लान में रिंग रोड को नगर निगम से जोड़ने का एक प्रस्ताव किया था, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक वो नहीं हुआ है। अभी भी हम अपने क्षेत्र में सीमित है। आप जो जिन गोडाउनों को दिखाते हैं वो आरआरडीए के क्षेत्र में पहले भी पड़ता था, अभी भी पड़ता है। देखिए, नक्शा पास होने की जो विधि या प्रक्रिया है अभी तक स्पष्ट नहीं थी। अभी जब से मुकेश कुमार रांची नगर निगम के नगर आयुक्त होने के साथ साथ आरआरडीए का प्रभार लिए, तब से ये कड़ाई शुरू हुई कि नक्शा अगर है तो नक्शा दिखाए, अन्यथा उनको नोटिस जारी किया गया है। मुझे लगता है कि सरकार को बृहद पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। आज के दिन रांची नगर निगम क्षेत्र में तो हम बोलते हमेशा हैं कि अनप्लैन्ड वे में इसका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन रूरल क्षेत्र में भी अनप्लैन्ड वे में डेवलपमेंट ना हो, इसके लिए एक अच्छा प्लान बनाने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब मास्टर प्लान बन रहा था तो मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि आज हम अलग अलग स्टेट्स में जब जाते हैं तो उन स्टेट्स में एक विकास प्राधिकरण रहता है जो उन क्षेत्र को पहले अधिग्रहण करता है, बाद में वहां सड़क नाली बनाई जाती है, पोल लगाए जाते हैं, बिजली का कनेक्शन जाता है, और तब वहां व्यवसायिक है तो व्यवसायिक, रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को स्थापित करने का परमिशन दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य अपने झारखंड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सरकार को, मैंने आपके संवाददाता को उस दिन भी कहा था कि सरकार को पहल करनी चाहिए। जो निर्माण हो गए, ऐसा नहीं है कि वो अवैध कोई कमाई का साधन बन गए, लेकिन जो निर्माण बन गए उसको अगर रेगुलर करेंगे तो सरकार को एक आमदनी भी प्राप्त होगी, और एक सिस्टम भी चालू हो जाएगा कि जो भी बिल रेगुलराइजेशन, अब रेगुलराइजेशन आज के माहौल पे अगर होता है तो मैंने कहा था 1000 रुपये स्क्वायर फीट का दर है, कैसे कोई कराएगा? 750 रुपये में तो नया निर्माण हो जाता है। तो मुझे लगता है सरकार को इन सब चीजों को सोच के, देखिए रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट का लॉस है ये सब, और वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं एक प्लान करके, एक नियमावली एक अच्छी बना दे और उस प्लान को पूरे शहर में छोड़ दे, तो राजस्व अपने आप बढ़ेगा। राजस्व बढ़ेगा तो विकास दिखेगा, अच्छे ढंग से विकास होगा तो हम अच्छी राजधानी का प्रारूप पूरे झारखंड में एक मॉडल के रूप में बना पाएंगे, और पूरे झारखंड अगर अच्छे स्वरूप में दिखा तो भारत का एक अच्छा राज्य झारखंड कहलाएगा। चलिए, आपके पास हम वापस आएंगे। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी भी हैं। सर, आपने सुना कि किस तरीके से संजय विजयवर्गीय जो कि डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी कि आरआरडीए का क्षेत्र था, जैसा कि अभी हम पैकेज देख रहे थे, उसमें साफ तौर पर यही था कि उस वक्त अगर आरआरडीए का क्षेत्र में नहीं आ रहा था, वो पंचायत लेवल पर काम किए जा रहे थे, मुहर लगाकर बस अपना काम निकाला जा रहा था। बात यहाँ पर यही उठ रही है कि रेगुलराइजेशन क्यों नहीं हुआ आखिर उन तमाम गोडाउन का? जी, रेगुलेशन सरकार अगर कर दे, हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जो जमीन देख रहे हैं आप,
वो किसी और के नाम पर है, ये एग्रीमेंट हो जाते हैं उनके साथ 5 साल 10 साल की, और वो अपने गोदाम के स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं और उस पर रहते हैं। हम रांची नगर निगम के अंतर्गत हम कहेंगे, नगर निगम में आप तो रियाडा छोड़ दीजिए, नगर निगम के अंदर बताएंगे हमारे जो घाघरा रोड पर है वहां पर गोदाम बने हुए हैं, जमीन है ट्राइबल की, वो गोदाम किसी जनरल की है, तो आप बताइए कि उस पर अगर सरकार अगर उस पर मतलब मालिकाना हक देने की बात करे, चाहे मालिकाना के लिए रेगुलेशन करे, तो किसके लिए करेंगे? वो तो ऑनर ही बदल जाएंगे। तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि जमीन किन की गई है, जमीन किन की ऑनरशिप देखा जाए। हमें लगता है कि हमने जो देखा है कि यहां से लेके आपको बुंडू तमार तक चले जाए, मैक्सिमम जमीन जो होते हैं वो परचेज कर लेते, वो गोदाम बना लिए, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो रोड के ऊपर जो ट्राइबल जमीन है उस पर भी गोदाम है, लेकिन उसकी ऑनरशिप ट्राइबल को नहीं है। सरकार को यह भी देखने की जरूरत है, और निश्चित तौर पर जो डिप्टी मेयर साहब कह रहे हैं बात सही है, राजस्व बढ़ाने के लिए काम करने की सरकार को जरूरत है, और वो फिक्स करनी चाहिए पैसे की स्क्वायर फीट कितने लगेंगे, ऐसा ना कि आज की बिल्डिंग बनाने से भी ज्यादा पैसा उनको देने पड़े। इस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। संजीव जी, अब रेगुलराइजेशन की अगर हम बात कर ले, बहुत सारे ऐसे जमीन है जो ट्राइबल्स के, जैसे सुशांत मुखर्जी ने भी कहा कि ट्राइबल की जमीन है, एससी एक्ट का उल्लंघन भी किया जाता है। कुछ जमीनों की अगर बात करें तो समझौते के तहत भी उस पर निर्माण किया जाता है। उन तमाम जमीनों पर कैसे आखिर रेगुलराइजेशन होगा? देखिए, आपको बताएं, अगर कोई सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जमीन आती है तो कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता उसको। तो जो भी नक्शा अगर रेगुलर होगा तो वो मूल स्वामी का होगा, सीएनटी एक्ट में जो मालिक है उनका होगा। अब अगर उन्होंने लीज में दे रखा है तो लीज में देना कोई खराब चीज थोड़ी ना है, बढ़िया है। भूस्वामी अगर सीएनटी एक्ट के अंतर्गत आता है तो उसको उसके भूमि का जो लीज रेंट है वो मिलेगा। बनाने का खर्च लीज लेने वाला भी कर सकता है और जिसका जमीन है वो भी कर सकता है। देखिए, झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू है, और ऐसा भी नहीं है कि लोग जबरदस्ती अब कहीं बना रहे हैं। जिनकी जमीन है, अगर सीएनटी की है वहां भी रेगुलर का काम हो, जो गैर सीएनटी है वहां भी रेगुलराइजेशन का काम हो। देखिए, रेगुलराइजेशन एक बार अगर बृहद पैमाने पर नहीं होता है तो चाहे शहर की तस्वीर हो, चाहे ग्रामीण शहर क्षेत्र की तस्वीर हो, कभी नहीं सुधर सकती है। अभी मैं जो बता रहा था, आपको बीच में बताना चाह रहा था कि अभी जो आप लोगों ने कहा कि वो पंचायत की जमीन, ऐसा नहीं है। आरआरडीए के अंतर्गत ही पंचायत की जमीनें आती हैं, लेकिन लोगों के अंदर भ्रांति है कि आरआरडीए हमारा नक्शा नहीं पास करता। जी सुशांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये बता दें 100% जी हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो सीएनटी एसपीटी पे जो कानून बनी हुई है, अगर सरकार जमीन को अधीन नहीं करती है तो उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, ना उसके साथ लीज हो सकता है। तो प्राइवेट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट लोग मैंने सीएनटी के आधार पर वो नहीं आते, जनरल है, वो कैसे उसके जमीन पर लीज एग्रीमेंट करेंगे, ये हमें समझ से परे है और ये होने नहीं जा रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं, अगर वो ट्राइबल के साथ पार्टनरशिप भी बने, वो नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर वर्क पर अंडरस्टैंडिंग करके वो अभी काम चला रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर चलना चाहिए कि जिनकी जमीन रोड पे है उन्हें भी पैसा मिले, उन्हें भी हक मिले। लेकिन हम आपको बता दें विजय वर्गीय जी, क्योंकि कम से कम पैसा पर उससे लिए जाते हैं, पहले थोड़ा छोटा लिए जाते हैं, आस्ते आस्ते बढ़ के हम महल टाइप का बन जाते हैं, लेकिन पैसा उनकी उतनी होती है। तो सरकार को यह भी ध्यान देना चाहिए, जिनकी जमीन ली गई है उनको 10,000 20,000 में ना रखे, लाखों करोड़ों की कमाई हो रही है तो उनको भी यहां पर एक अच्छी खासा पैसा मिले, ये हम लोग चाहते हैं। जी जी, अपनी बात रखे। 100%, 100%। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सीएनटी में जिनकी भी जमीनें हैं, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि उनको कम पैसे देके कोई जमीन ले ले, लेकिन ऐसा भी मेरी जानकारी में जो कानून है, आई डोंट नो कि मैं सही हूं क्योंकि मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जो भूस्वामी आते हैं
वो किसी को भाड़ा में कुछ नहीं दे सकते, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे जरूर दे सकते हैं। और उनको अगर नहीं दे सकते हैं जी, हो नहीं दे सकता, सकते। तो अगर ये उसका बात लीज है भी नहीं हो तो सकता, सरकार उसके को साथ इसमें एग्रीमेंट भी संशोधन नहीं हो लाना सकते। चाहिए। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग ये बात है तो हाँ, तब तो फिर इसमें संशोधन लाने चाहिए इसमें भी। इसलिए कि आप देखेंगे, अगर मेरी जमीन संजीव विजयवर्गीय की कोई जमीन है और वहां मैंने एशियन पेंट्स को गोदाम में दे दिया, मान लीजिए 15 रुपए स्क्वायर फीट दे दिया, ठीक है, और अगर कोई सीएनटी भूस्वामी है, उसकी जमीन 15 रुपए में कोई लेने के लिए तैयार है लेकिन वो नहीं दे पा रहा, तो कहीं ना कहीं हम आदिवासियों का या सीएनटी एक्ट में आने वाले जातियों का हम कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं, हम उनके हक को मारने का काम कर रहे हैं। तो ये सब बड़ा बृहत चीज है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे सीएनटी एक्ट जिनके ऊपर लागू है उनको भी फायदा पहुंचाने का काम करें। निश्चित तौर पर चलिए, तो कोई नियमितीकरण का कोई प्रपोजल होना चाहिए, कोई अध्यादेश ऐसा जरूर होना चाहिए ताकि जो करोड़ों का खेल गैर कानूनी तरीके से हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, देखिए मैं इसमें स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा, नियमितीकरण आज के दिन परम आवश्यक है, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। आप इसका एक मॉडल बनाइए, और इस मॉडल मैंने मुख्य सचिव से, नगर विकास सचिव से बात की है, मैंने एक प्रस्ताव भी दिया है कि आपको इसको तुरंत करना चाहिए। आज भी मेरी नगर विकास विभाग के टाउन प्लानर से बात हो रही थी कि हम लोगों को एक प्रस्ताव बनाना चाहिए जिसमें जो व्यक्ति पुराने भवन को बना चुका है, अगर वो किसी सरकारी डेवलपमेंट में बाधक नहीं बन रहा है तो उसको एक बार एज इट इज हम पास करके रेवेन्यू कम से कम सरकार का ले ले, क्योंकि आप घर बना लिए हैं, घर की कमाई भी हो रही है, आप रेंट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर सरकार की रेवेन्यू को हम क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक तो वो, दूसरा देखिए सरकारी अधिकारी, आज मुकेश कुमार जी आए तो वो नोटिस देना शुरू कर दिए, लेकिन उसके पहले कोई क्यों नहीं दे रहा था। तो ये सब चीजें हैं जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स भी निश्चित होनी चाहिए कि हम कोई भी हो, चेयर में कोई बैठे, अपने नियम कानून अच्छे से चलाए, जिससे कि हम एक अच्छे ढंग से विकसित रांची का चेहरा देख सके। बिल्कुल सुशांतु जी, राजस्व का नुकसान हो रहा है, इतने सालों से ये गोदाम चलाए जा रहे हैं, इतने ना सिर्फ गोडाउन है बल्कि शोरूम का भी चलाया जा रहा है। तो राजस्व की अगर हम बात करें तो ये सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। विकास की हम बातें करते हैं तो अगर इन पर लगाम नहीं लगेगी तो विकास कैसे हो पाएगा। निश्चित तौर पर लगाम लगने की जरूरत है। और ये हमें लगता है कि जब से, अगर सोचिए कोई शोरूम खोल के रखें, करीब 15 साल से अगर खोले रखे हैं, तो उनको एक लिमिट पैसा लेके वहां से लेके अभी तक का एक फाइन एक डिटेक्ट करे कि भाई इतना फाइन लगा और आपको इतना पैसा हर महीना चाहे साल में जो देना पड़ता है वो करे सरकार, लेकिन वो जनरल प्रॉपर्टी पर। लेकिन अगर एसटी एससी की प्रॉपर्टी रहे तो हमें लगता है कि उसके साथ ना वो पार्टनर बन सकते हैं, ना उसके लिए कानूनी रूप देने की जरूरत है। ऐसा ना कि सेल आउट की कानूनी रूप दे, जो सीएनटी एसपीटी पे आते हैं कि नहीं सेल कर सकते, उसको निश्चित तौर पर इसे भी करने की जरूरत है। जो सीएनटी पे जो जिनकी जमीन है, जो ट्राइबल है, उनको भी आधार बने, उनको भी रोजगार मिले, उनको भी पैसा मिले, उनकी जमीन जो रोड के ऊपर पड़ी हुई है और मालिकाना हक भी उसकी बने रहे, ये हम लोग चाहते हैं। और आगे भी इस तरह से करें, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर और बड़े प्रॉपर्टी मिलेंगे जो इस पर काम कर सकती है। लेकिन सरकार के ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, सरकार इस पर ध्यान दे कि किस तरह से ये जमीन को इलीगल तरीके से जो लिया जा रहा है उसका रेगुलाइजेशन करा जाए। जी चलिए, तो रेगुलराइजेशन होना बेहद जरूरी है, लेकिन आखिर कैसे हो, सवाल तो यही उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जमीन को 4 लोगों को बांट दिया जा रहा है। जमीन का खेल कितना पुराना है राज्य में, ये हम किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। अभी हमने धनबाद की खबर दिखाई थी कि किस तरीके से सरकारी जमीन पे बिल्डिंग खड़े कर दिए जा रहे हैं रैयती जमीन बताकर। तो आखिर ये जमीन का खेल जो इस तरीके से चल रहा है उसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए। देखिए, इसके कंट्रोल के लिए हमारे यहाँ पर जो देखिए एक मिनट,
जी संजीव जी आपके पास भी आएंगे। उनके कंट्रोल के लिए एक चीज है, हमारे जो जांच एजेंसियां है, ये देखिए, ये आपको अंचल अधिकारी, रजिस्ट्री ऑफिस और सीओ के माध्यम से इस तरह ये बड़ी खेल चलती है। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसकी मालिक होते हैं डीसी साहब, को हमारे जिस जिला के डीसी साहब है वो सबसे बड़े इसमें काम करने की जरूरत है, उन्हें देखने की जरूरत है। एक हम देखें, एक हल्का पर, एक जमीन पर, एक प्लॉट पर 4 जन की रसीद चल रहे हैं, उसमें चारों जन की लड़ाई चल रही है, लेकिन कट कैसी जाती है, सबसे बड़ी चीज है। इसे हमारे यहाँ अगर जांच किया जाए, सबसे आपको बढ़ा दे कि करोड़ों की घोटाला हो जाए, लेकिन इसकी जांच एसीबी करेगी। और एसीबी को एक पावर नहीं दी गई है, हमारे स्टेट को भी ये पावर देने की जरूरत है। उसे क्या, उसके जो प्रॉपर्टी को इंक्लूड करने के लिए, उसका प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए, उनके अधीन में लाने के लिए। समय हमारे पास बहुत कम बचा है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोले। देखिए, हम ये बताना चाह रहे थे, जो आपने कहा ना कि नियमितीकरण कैसे हो और सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, तो मेरा एक प्रस्ताव आपके माध्यम से मैं जरूर सरकार को देना चाहूंगा कि आज के दिन जो स्थिति है जमीन की, उसमें आप नियमितीकरण का बिल लाइए। जो वैध जमीन, जो वैध रूप से कर सकते हैं लीज पे, उनसे जितने दिन पूर्व में बनाए गए हैं बड़े बड़े गोदाम, सबका डेट लिखा हुआ रहता है, स्टैब्लिशमेंट डेट, हम जिस कंपनी से काम लिए वो सब पता रहता है। तो आप उसका एक मॉडल बना लीजिए, लेकिन एक एफिडेविट करा लीजिए उस मकान मालिक से या ओनर से, जो आज के दिन उसका ओनर है, कि अगर मास्टर प्लान में वो जमीन का उपयोग सरकार को कभी होगी तो आप उतना जमीन छोड़ देंगे अपनी स्वेच्छा से, अपने खर्च से। अगर ये हो जाएगा तो हमारा मास्टर प्लान भी कभी भी उसको हम खराब नहीं करेंगे, बल्कि शहर जब तक जहां है वहां अच्छा रहे, आगे जब बढ़ेगा तो और अच्छा होगा, और उसमें जनता की भी भागीदारी हो जाएगी, सरकार की भी भागीदारी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये करने की आवश्यकता। सरकारी भूमि की जहां तक बात है, सरकारी भूमि में जिसका स्वामित्व जहां है, जैसे स्वामित्व शहर में आप देखिएगा तो नगर निगम की कुछ जमीन है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा तो सरकार, जिला प्रशासन की जमीन है, कुछ जमीन वन भूमि है, कुछ भूमि खेल भूमि है। तो उन सब जगह बोर्ड लग के एक बारबेडवार से बैरिकेटिंग भी हो जाए। देखिए, जमीन जब तक खुली रहेगी, लोग स्वतंत्रता से उसका अतिक्रमण करेंगे। हमारे पास मैन पावर की इतनी कमी है, मैं नगर निगम में 15 वर्षों से हूं, मैन पावर ही नहीं है। अगर मैन पावर नहीं है तो हम अपने जमीन को कैसे बचा पाएंगे? तो बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्लान करना होगा, सरकार को यह योजना लानी होगी, हर एक जमीन पे अपना स्वामित्व का बोर्ड लगे, बाउंड्री हो, बाउंड्री में खर्च मत कीजिए, बारबेड वायर से कर दीजिए, लेकिन वो तो आने वाले वक्त के लिए है, ये सरकार की जमीन है, कोई ना ले। ये वेयर हाउस चलाए जा रहे हैं जिसका टैक्स नहीं दिया जा रहा है, जिसका नक्शा पास नहीं है, उस पर कोई उचित कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव विजयवर्गीय जी हमसे जुड़ने के लिए, और सुशांतु मुखर्जी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जमीन का खेल कोई नया नहीं है राज्य में, ऐसे तमाम जमीन की लूट मची हुई और तमाम जो भू माफियाएं हैं उनकी पोल हम खोलते रहेंगे, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।